ना। लाइन सेगमेंट देख लिया, रे देख लिया, इंटरसेक्टिंग लाइन, कंकरेंट लाइंस, एंगल, राइट एंगल हमने देख लिया। उसके बाद हमने क्या देखा, ठीक है, ये हमारा रह गया। एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल की हम बात कर चुके हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं हम लोग, ठीक है। चलो, ऑब्ट्यूज एंगल की बात होगी। उसके बाद आता है रेफ्लेक्स एंगल। कौन सा नंबर पॉइंट है ये, बताओ भाई, कौन सा नंबर पॉइंट है डी। ये? ऑप्शन नंबर 5 का डी, ठीक है। डी। ये किसके अंदर आएगा, रिफ्लेक्स एंगल, है ना। किसके अंदर आएगा, रिफ्लेक्स एंगल, है ना, सॉरी रिफ्लेक्स एंगल। अब रिफ्लेक्स एंगल के अंदर क्या होगा, ठीक है, जिसका मेजर जो 1 मोर देन 80 डिग्री होती है, यानी थीटा इज मोर देन 180 डिग्री, हमेशा 180 डिग्री से बड़ी होनी चाहिए। लेकिन किसके बड़ी होनी चाहिए, और क्या, 360 से छोटी होनी चाहिए। इसको मैं डायरेक्ट लिखने की बात करूं तो आप कैसे बोलेंगे, थीटा इज ग्रेटर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री। समझ में आ रही बात, यस और नो? कोई दिक्कत है तो इसको रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं, ठीक है। अब 180 से बड़ा होगा तो कैसा एंगल होगा, मुझे बताओ। 180 मतलब इसको क्रॉस कर जाएगा वो, तो यानी एंगल ऐसा होगा, लेकिन बनेगा कैसा, ऐसा करके, ये थीटा। एग्जाम्पल की बात करते हैं, 225 डिग्री हो गया, है ना, समझ रहे हो बात, क्लियर है कि नहीं? 225 हो गया, यस सर। 245 डिग्री हो गया, एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं, ठीक है। रिफ्लेक्स समझ में आ गया। चलो बात करते हैं 5 का ई पार्ट पे, ठीक है। अब हम बात करेंगे किसकी, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की। किसकी बात करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री लिख रहे हो ना सब लोग, ऐसा नहीं पता चला खाली मेहनत करवा रहे हो मेरे से। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब क्या होता है, व्हेन सम ऑफ टू एंगल्स इज अ राइट एंगल, मतलब व्हेन सम ऑफ टू एंगल्स, यानी ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या, 90 डिग्री, ठीक है। दैट इज, जरा ध्यान से देखा, अगर दो एंगल है उसका सम कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। जैसे ध्यान से देखो, मैं बना रहा हूँ, ये मैंने बना दिया, ये ओ लिख दिया, और ये क्या लिख दिया, ए लिख दिया, और ये क्या लिख दिया, बी लिख दिया, और ये क्या लिख दिया, सी लिख दिया। क्लियर है, यस और नो? ठीक है। तो मान लो अगर ए प्लस बी मैं 90 डिग्री लिखूँ, तो मान लो ये एंगल ए है, या एक काम करो, रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे लिखने से अच्छा है। एक काम करते हैं, इसको मान लेते हैं थीटा 1 प्लस थीटा 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्लियर है, समझ में आ रहा है? तो अगर मैं मानता हूँ इसको थीटा 1 है और ये क्या है, थीटा 2, यस और नो? हाँ भाई, ये अगर थीटा 1 है तो ये क्या है, थीटा 2, तो थीटा 1 प्लस थीटा 2 की वैल्यू कितनी हो गई, 90 डिग्री, यस और नो? बोलो हाँ जी। तो यस अगर सर। मैं बोलूँगा थीटा 1 क्या होगा, तो 90 माइनस थीटा 2। अगर मैं बोलूँगा थीटा 2 क्या होगा, तो आप बोलोगे 90 माइनस थीटा 1। आई होप सब लोग को क्लियर होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, कोई प्रॉब्लम तकलीफ़ है कुछ, यस और नो? यानी अगर एक एंगल थीटा 1 है तो दूसरा एंगल क्या होगा, 90 माइनस थीटा होगा। समझ में आ रही बात? उसी तरह से अगर मेरे पास एंगल ऐसा होता, एग्जाम्पल की बात करें, ए प्लस बी की वैल्यू 90 डिग्री है, तो ए की वैल्यू क्या होगी, 90 माइनस बी, और बी की वैल्यू क्या होगी, 90 माइनस ए, यस और नो? कोई दिक्कत है, सब बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बता दो जरा। हाँ भाई, कोई प्रॉब्लम है क्या? यस, नो सर। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला आता है हमारा, अब कौन सा चल रहा है, पॉइंट नंबर बोलो, 6। एफ। 5 का एफ, ठीक है। वर्टिकली अपोजिट एंगल है ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, है ना, क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। अच्छा, सप्लीमेंट्री एंगल नहीं बताया ना मैंने, कोई बात नहीं, बता नहीं दो। सर। रुको नो बता, सर। नो सर। पहले वो बता देता हूँ। सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल में क्या होगा, थीटा 1 प्लस थीटा 2 की वैल्यू कितनी होगी, 180 के बराबर होगी, यस। अगर थीटा 1 की वैल्यू अगर क्या आएगा, 180 माइनस थीटा 2, और थीटा 2 की वैल्यू कितनी आएगी, 180 माइनस थीटा 1। क्लियर है, यस और नो? हाँ जी, क्लियर है कि नहीं? अब जरा यस सर। समझना कि होता कैसे है। अगर मैंने कोई ये लाइन खींच दिया ऐसा, ठीक है, तो अगर ये थीटा 1 है
और ये अगर थीटा 2 है तो आप देख लो ईमानदारी से, थीटा 1 प्लस थीटा 2 की वैल्यू कितनी आ गई 180। यस और नो, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में बनेगा। यस और नो, है ना? यस बोलो। अगर ये पूरा का Yes, पूरा sir. थीटा है तो थीटा क्या होगा, थीटा 1 प्लस थीटा 2। और क्या है, थीटा की वैल्यू कितनी है 180 डिग्री। आई होप समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। इज इक्वल टू 180 डिग्री। समझ में आया? चलो आगे बात करते हैं एफ का जी। जी में क्या करेंगे बात अपन, वर्टिकली अपोजिट क्या एंगल्स। ठीक है। अब सिंपल सा बात यह है कि दो इंटरसेक्टिंग एंगल्स, इंटरसेक्टिंग लाइंस के बीच में जो एंगल्स बन रहा है ना अपोजिट साइड पे, उसको हम वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते हैं। ज़रा देखना कैसे, मान लो ये मैंने लाइन खींच दिया, बराबर, ये खींच दिया, तो ज़रा ध्यान से देखना, अगर ये एंगल 1 है तो ये एंगल 2 होगा, और ये एंगल 3 है तो ये एंगल 4 होगा। यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल कहता है कि एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, और क्या बोलता है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। क्लियर? आई होप ये तो पता ही होगा आप लोगों को, पता है ना ये सब तो? हाँ जी। Yes, sir. चलो आगे बात करते हैं। कौन सा है अगला पॉइंट, बोलो। जी है क्या? E. Yes, sir. E. आई आई है ना भाई, देख लेना तुम लोग कौन सा है। अब अगला आता है बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, है ना? क्या होता है, एकदम ईमानदारी से बता रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, टाइम ज़्यादा लगेगा कोई बात नहीं, लेकिन बाद में कोई मुझे ये नहीं बोलेगा कि सर ये नहीं है वो नहीं है, मुझे समझ में नहीं आया मीडियन किसको बोलते हैं, बाइसेक्टर किसको बोलते हैं। हालांकि सबको पता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल का मतलब ज़रा ध्यान से देखना। मान लो ये लाइन बना दिया हमने, ठीक है, मान लो ये ओ है और ये ए है और ये हमारा बी है और ये एंगल क्या है, सी है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये क्या है, सी। ठीक, बोलो यस और नो। ठीक, अब कह रहा है कि इफ़ ओ सी इज़, अब यहाँ पर एंगल कौन सा है, कौन सा एंगल है, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू क्या है, थीटा। मान लो क्या है, थीटा। समझ रहे हो? तो ये क्या आएगा, थीटा बाय 2, और ये क्या हो जाएगा, थीटा बाय 2। क्लियर है कि नहीं? यस और नो। इफ़ ओ सी इज़ द एंगल bisector of angle AOB, right? Let angle AOB is equal to क्या, थीटा। देन अब ये दोनों क्या हो जाए, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, देन एंगल COB इज इक्वल टू एंगल COA इज इक्वल टू क्या, थीटा बाई 2। आई होप सब लोग को क्लियर है। अब तुम लोग को डायरेक्ट जानना है तो देख लो, थीटा इज इक्वल टू थीटा बाय 2 प्लस थीटा बाय 2, ये क्या होगा, वापस से थीटा हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? यस और नो। यानी बाइसेक्टर मतलब क्या होता है, दोनों को क्या हो रहा है, आधा आधा पार्ट में वो क्या कर रहा है, ब्रेक कर रहा है। यस और नो? अरे बोलो भाई, यस। यस सर। Yes, sir. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर हो गया। अच्छा, आगे बात का थोड़ा सा कुछ मैं आपको और पॉइंट बता दूं कि अगर किसी एंगल पे लिख ही देता हूँ मैं, ए पॉइंट ठीक, क्या लिखा है, आप लोग लिखो ए पॉइंट ऑन एन एंगल, a point on an angle is equidistant from the arms, from both the arms. A point on an angle is equidistant from both the arms मतलब क्या होता है, मतलब क्या हो रहा है, इट लाइज ऑन द बाइसेक्टर। बाइसेक्टर, इट लाइज ऑन द बाइसेक्टर।
हाँ भाई, दोनों क्या है, दो एंगल है हमारे पास और दोनों मान लो इक्वली डिवाइड कर रहा है, राइट। तो इसका मतलब दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, इक्वल होगा। क्या होगा, इक्वल होगा। दिखाता हूँ मैं कैसे। देखो, मैं यहाँ पे रफ डायग्राम बना रहा हूँ। देखो, मान लो ये मैंने एक लाइन खींच दिया, ये ठीक है, और दूसरा कौन सा लाइन खींचा, ये वाला, ठीक है, यस और नो। और बीच में मैंने एक लाइन खींच दिया, दिख रहा है आपको, यस और नो। तो आप कहा जाता है कि अगर ये बाइसेक्टर है, तो अगर ये परपेंडिकुलर है, तो ये जो डिस्टेंस और ये जो डिस्टेंस दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। बात क्लियर है कि नहीं, यस और नो। अगर मैंने ओ बना दिया है ना, ठीक है, और मान लो यहाँ पर मैंने ओ ए एक लाइन है, दूसरा लाइन क्या है मेरा, ओ बी, यस और नो, बोलो क्लियर है, ठीक है। तो कहा जाता है अगर मैंने एक परपेंडिकुलर बना दिया, मान लो पी क्यू बना दिया, क्या बना दिया, पी क्यू, ठीक है, और ये मान लो पी आर है, ये पी क्यू है और ये क्या है, पी आर। समझ में आ रही है कि नहीं बात, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, और एक बात याद रखना है, ये मान लो सी मान लिया, तो लेट ओ सी इज क्या, बाइसेक्टर। ओ सी क्या है मेरा, बोलो क्या है, बाइसेक्टर किसका, ऑफ एंगल ए ओ बी। क्लियर है कि नहीं। ओ सी अगर बाइसेक्टर एंगल ए ओ बी का, तो अगर हम किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे बाइसेक्टर पे बनाएं और दोनों को क्या करें, प्रोड्यूस करें फॉर मीटिंग एट पॉइंट ओ ए एंड ओ बी, तो वो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्या होंगे, इक्वी डिस्टेंट। यानी इसका मतलब क्या हो रहा है, पी क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलो, यस, PR। पी आर। आप इसको नोट कर लो जरा डायग्राम बना के, पी क्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा, पी आर आ जाएगा। यानी क्यू पॉइंट पे और आर पॉइंट पे अगर परपेंडिकुलर है तो पी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी आर। देखो ये सब प्रॉपर्टी है जो हम लोग डायरेक्ट यूज करेंगे, फिर बाद में मत बोलना मेरे को कि सर ये कैसे कर दिया आपने। समझ रहे हो कि नहीं मेरी बात, यस, क्लियर है कि नहीं। मिटा दूँ, यस सर। मिटा दो ना। चलो अगला लिखो। अब हम बात करेंगे किसके अंदर, पैरेलल लाइंस के अंदर। किसकी बात करेंगे, पैरेलल लाइंस। अब इंसर्ट भी हो गया होगा। फाइल बहुत बड़ा है ना, रुक जाओ 2 मिनट। चलो इसी से देखते जाओ फटाफट, वो इंसर्ट होने लग गया है, नोट करते जाना आप लोग। बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल क्लियर हो गया, यस और नो। हाँ जी, अगला देखो आप, ठीक है। अगला क्या है मेरा, पैरेलल लाइंस है। क्या है, पैरेलल लाइंस।
देखो दो लाइन पैरेलल है अगर वो कोप्लेनर, कोप्लेनर का मतलब क्या होता है, ऑन द सेम प्लेन, यानी एक्स वाई एक्सिस अगर हमारा बात कर रहे हैं तो यानी तीसरा जो लाइन है ना थर्ड एक्सिस में नहीं होना चाहिए। यानी एक एक्स एक्सिस है तो एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर कौन होता है, वाई एक्सिस होता है। यस और नो? हाँ जी, होता है कि नहीं होता है? तो कोप्लेन मतलब हैविंग ऑन द सेम प्लेन, अलग अलग प्लेन में नहीं होना चाहिए, है ना? बात क्लियर है कि नहीं? तो दो लाइन पैरेलल तब होंगे जो वो कोप्लेनर हो, एक ही प्लेन पे हो, लेकिन इंटरसेक्ट नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? इंटरसेक्ट नहीं करना चाहिए। अगर मैं उसको एक्सटेंड भी कर दूं, आगे दूर तक भी लेके जाऊं, तो कभी वो टच नहीं करना चाहिए दूसरे को, तब वो क्या हो जाएंगे, पैरेलल लाइंस हो जाएंगे। कौन सी लाइन हो जाएंगे बताओ, कौन सा लाइन होगा बताओ? पैरेलल। पैरेलल लाइंस हो जाएगा। ठीक है, चलो ये पैरेलल लाइंस आप लोग को समझ में आ ही गया है ना? आप देख पा रहे हो ये एल और एम क्या है, पैरेलल लाइंस है। अब देखो अगला आता है ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल की बात करेंगे। ट्रांसवर्सल लाइन वो होता है जो दो लाइन को प्लेनर लाइंस को क्या करता है, अलग अलग पॉइंट पे कट करता है। तो इस पॉइंट इसकी अगर हम बात करें तो इसमें कौन कौन से पॉइंट पे कट हो रहा है, पॉइंट नंबर ए पे हो रहा है और किस पे हो रहा है, पॉइंट नंबर बी पे हो रहा है। क्लियर है कि नहीं? यस और नो? बोलो यस। यस सर। चलो अब ध्यान से देखना एंगल्स कौन कौन से फाउंड हो रहे हैं। तो अभी हमने क्या बनाया था, एल एक पैरेलल एक लाइन है और दूसरा लाइन क्या है, एम है। अब ये दोनों इसमें ट्रांसवर्सल कौन है, पी एस क्या है, इसका ट्रांसवर्सल है। ठीक है, तो मैं मान के चलता हूँ एक पॉइंट जो कट कर रहा है वो मीट किस पे कर रहा है, ट्रांसवर्सल किस किस पॉइंट पे कट कर रहा है, पॉइंट नंबर क्यू पे कर रहा है और पॉइंट नंबर आर पे कर रहा है, यानी पॉइंट आर पे कर रहा है। क्लियर है कि नहीं? यस और नो? ठीक है, तो देखो मेरे पास सपोज मैंने चार एंगल्स बना लिए, 1 2 3 और 4, 5 6 7 8। तो ज़रा ध्यान से समझना क्या क्या रिलेशन निकल कर आता है। ठीक है, क्या क्या रिलेशन निकल कर आएगा जो देखो देखो अगर हम बात करेंगे एंगल नंबर 1 की और एंगल 3 की, एंगल 2 की, एंगल 4 की, तो ये कौन सा होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा। यस और नो? बोलो। 1 का अपोजिट कौन है, 3, 2 का कौन सा है, 4 है। यस और नो? हाँ जी, यस सर। तो 1 3 के इक्वल हो जाएगा, 2 4 के इक्वल हो जाएगा, 5 7 के इक्वल हो जाएगा और 6 और 8 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो सिंपल बात थी किसकी, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की। ठीक है, उसके बाद एंगल 3, अब देख लो ये एंगल 3 है और ये क्या एंगल 5, तो ये दोनों क्या हो गए, अल्टरनेट एंगल हो गए। कौन सा हो गए, अल्टरनेट। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6। आई होप ये सब तो पता ही होगा, बट मैं बस रिवाइज करा रहा हूँ, पता है ना सबको? हाँ सर। ठीक है, उसी तरह से आगे बात करते हैं एंगल 4 + 5। तो सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स इज 180 डिग्री। पता है आपको, एंगल 4 + एंगल 5 कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। एंगल 3 + एंगल 6 कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ऐसा क्यों होता है, मान लो एंगल 3 क्या होगा, 180 माइनस एंगल 2, एंगल 6 क्या होगा, 180 माइनस एंगल 7। जब दोनों को आप जोड़ोगे तो क्या होगा, 180 180 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या बच जाएगा, एक्चुअली 180 180 करके आप सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 180 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो आपको फिलहाल तो इतना जानना है कि सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल इक्वल्स 4 + 5 और 3 + 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180 डिग्री। क्लियर है? यस और नो? हाँ जी, बोलो क्लियर है? चलो अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। विच ऑफ द लीज लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर, कौन से ये लाइन है जो पैरेलल हैं एक दूसरे के, बताओ। पैरेलल होने के लिए कंडीशन क्या होना चाहिए कि एक कोप्लेनर होना चाहिए। यस और नो? इन द सेम प्लेन। यस और नो? और प्लेन, और अगर पैरेलल है, देखो जैसे 3 + 6 अगर 180 डिग्री होगा तभी ना हम बोलेंगे जी पैरेलल है। यस और नो? हाँ भाई, यस सर। एंगल 3 + 6 अगर 180 डिग्री के बराबर होगा तभी ना हम बोलेंगे पैरेलल है, नहीं तो हम नहीं बोल सकते ना पैरेलल है कि नहीं है। तो अपने को ये थोड़ा ध्यान रखना है, सिर्फ देख करके हम नहीं बोलेंगे कि भाई हाँ भाई लग रहा है पैरेलल तो पैरेलल होगा, नहीं ऐसा नहीं कह सकते। देखो आप मुझे बताओ क्या पी और क्यू पैरेलल है, क्या पी और क्यू पैरेलल है, बोलो। नो सर। क्यों? सर उनका एंगल डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है?
और पी का 67 डिग्री और क्यू का 111 डिग्री। अब देखो पी का वर्टिकली अपोजिट जाओगे तो उनका उधर सम 180 नहीं अपोजिट। आता, हाँ क्या? उनका सम 180 नहीं आता। हाँ सम 180 डिग्री नहीं आता, ऐसा बोलो ना भाई। ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, मज़ा नहीं आता ऐसे बोलने में। 67 का वर्टिकली अपोजिट लोगे तो यहाँ भी 67 बन जाएगा, है ना। अब यहाँ 60, अच्छा मैं जो एरो कर रहा हूँ, कर्सर घुमा रहा हूँ, दिख रहा है क्या तुम लोगों को? हाँ सर, दिख रहे हैं। दिख रहा है, दिख रहा है ना, बता देना भाई। अगर यहाँ पे देखें तो 67 हो जाएगा क्योंकि वर्टिकली अपोजिट हो गया। क्योंकि वर्टिकली अपोजिट के लिए पैरेलल होना जरूरी नहीं है, वर्टिकली अपोजिट में क्या है, सीधा इंटरसेक्टिंग लाइन होना चाहिए बस। तो अगर ये 67 तो इसके अपोजिट में 67 हो गया। अब 67 और 1 करूँगा तो लास्ट डिजिट तो 8 आया, तो अपने को तो लास्ट डिजिट तो 0 चाहिए ना 180 के लिए, तो ये तो हुआ नहीं। चलो आगे बात करते हैं। अब देखो इसमें समझदारी से बात करें, मैं पूछता हूँ क्यू और आर पैरेलल है क्या? बताओ ईमानदारी से बताओ, क्या क्यू और आर पैरेलल है क्या? नहीं सर। नो सर, क्यों? उनका सम नहीं आ रहा है 180। क्या आ रहा है? खाली ऐसे बोलोगे थोड़ी ना काम चलता है। लास्ट में 8 आ रहे सर। 8 आ रहा है। अच्छा मुझे बताओ, 111 को दो तरीके से तुम निकाल सकते हो क्या? या तो तुम ऐसा करो, कहाँ गया भाई कर्सर? हाँ देखो 111 है ना, अब ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 111 है, तो इधर कितना होगा? 180 से घटाओ 169 डिग्री होगा। 69, यस और नो? होगा ना 69? यस। हाँ सर। अगर ये 69 हो गया और अगर ये 67 है तो यहाँ पे कितना होगा? 113, 113, 113 7 120, सही है। 113 डिग्री यहाँ हो गया और 69 ये हुआ, तो लास्ट डिजिट 3 और लाइन है, तो नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा ना। तुम ऐसे भी सोच सकते Yes, sir. वर्टिकली निकाल लो, वर्टिकल के बाद ये वाला स्ट्रेट लाइन पकड़ लो, या सीधा सीधा ये वाला स्ट्रेट लाइन ले लो, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। यस और नो? हाँ जी। यस सर। अब ये दोनों हैं क्या? 67 113। हाँ सर। यानी आर एस Yes, मेरा sir. आर एस है। अच्छा एस टी? यस सर, है पैरेलल। 69 के बाद उधर किधर, उधर क्या आएगा? 69 इस साइड है तो उस साइड क्या होगा? बोलो। सर 1111 होना चाहिए। 111 नो 120, सही है। 111 फिर, अब 111 है तो उधर 9 होना चाहिए, बट 3 है तो इधर 7 आएगा, तो होगा नहीं। ठीक है, अब ये बताओ 69 से टी यू का बताओ। चलो अभी देखो, इस तरह से तो मैंने मैनुअली पूछ लिया, तो मुझे ईमानदारी से डायग्राम डायरेक्ट देख के बताओ कौन कौन सा होगा जिसका सम 180 डिग्री होगा। तो बताओ कौन कौन से लाइन ऐसे हैं जिसका सम 180 किया जा सकता है। लेकिन याद रखना, एक ऊपर होना चाहिए तो एक नीचे होना चाहिए, ये थोड़ा ध्यान रखना बस। बोलो। पी एस का हो गया, पी एस का होगा, होगा ना। 67 का इस कॉर्नर में वो था, 113 उस कॉर्नर में, यस और नो? पी एस। हाँ सर। ठीक। अच्छा 111 इस कॉर्नर में है और 69 इस कॉर्नर में है, तो मुझे बताओ क्यूटी होगा क्या? सोच समझ के जवाब देना, गड़बड़ मत करना। नहीं होगा ना? होगा? नो सर। क्योंकि 111 इधर है तो नहीं होगा। ठीक है, तो चलो आगे बात करते हैं। आई होप सब लोग को क्लियर। एस और यू का होगा? बिल्कुल होगा। ये 113 है, 113 यहाँ पे है और 67 उसके अपोजिट साइड में है, तो इधर से वो होगा 113, सर। 113 इधर है, तो 67 जोड़ दोगे तो 180 हो जाएगा। ठीक है, एस और यू का भी पैरेलल है। ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं। लिखते जाइए सब लोग, एकदम ईमानदारी से लाइन लिख लो। इन द फिगर गिवन बिलो पी क्यू एंड आर एस आर टू पैरेलल लाइन्स। ठीक है, क्या दिया है? पी क्यू और आर एस टू पैरेलल लाइन्स हैं
और ए बी ट्रांसवर्सल है, दिख रहा है। ए सी आर एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ए क्यू, ठीक है ना। बी ए क्यू का ए सी है, बीच से एक लाइन काट के निकला है, एंड ए बी एस रिस्पेक्टिवली, ए बी एस ये वाला, ठीक है। अगर बी ए सी की वैल्यू 30 डिग्री है तो ए बी सी की वैल्यू बतानी, ए बी सी और ए सी बी की वैल्यू बतानी है। लिखो क्वेश्चन, लिखो पहले। लिख लिए? बोलो यस, लिख लिए? हाँ जी, यस सर। ठीक है। देखो अब इसमें कैसे हम निकालेंगे, देखता हूँ मैं, ये अपलोड हो गया क्या ये? चलो मैं क्वेश्चन आप लोग को दिखा देता हूँ क्या था। देखो आपने बना लिया होगा डायग्राम, तो देखते जाओ। यहाँ पे ये मैंने लाइन खींच दिया पी क्यू, यस और नो? पी क्यू खींच दिया हमने, और यहाँ पे एक लाइन खींच दिया क्या, इसमें थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। आर एस, ठीक है, ये दिया आपको। जब तक ये लोड होता है तब तक इससे काम चलाओ भाई, ठीक है। ये हमने एक लाइन खींच दिया और ये 30 डिग्री, बराबर ना। और ये क्या दिया हमारा 30 डिग्री, यस और नो? और ये क्या है हमारा ए है, और ये क्या है मेरा बी है, यस और नो? बोलो हाँ जी। और ये क्या है मेरा सी, ठीक है। तो मुझे बताओ कि आपसे पूछा क्या, डिमांड क्या चीज़ का है? एंगल ए बी सी इज इक्वल टू वाट, और क्या पूछा, एंगल ए सी बी, इसकी वैल्यू पूछी गई है, ये दो की वैल्यू पूछी गई है। कैसे बनाएंगे एंगल ए बी सी? अब मुझे बताओ, अगर ये हाफ कट कर रहा है भाई, एंगल बाइसेक्टर है ना ए सी, यस और नो? बोलो बी ए सी एंगल बाइसेक्टर है, तो अगर ये एंगल बाइसेक्टर है 30, तो इधर भी 30 रहा होगा, नहीं क्या? अरे बोलो ना भाई, यस और नो? यस सर। यस सर। ठीक है। अब मुझे बताओ, ये अगर पैरेलल लाइन है, ये पैरेलल लाइन है, तो पैरेलल है ना, ये तो क्लियर है मामला, पैरेलल है। अगर ये पैरेलल है तो ये एंगल और ये एंगल, इस दोनों का सम कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। 60। हाँ, और ये तो 60 है ही ना, ये 60 डिग्री है, तो ये दोनों का सम, इंटीरियर अपोजिट एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री, 180। यस और नो? क्लियर है कि नहीं? कोई दिक्कत है तो बता दो जरा, ठीक नो है, सर। राइट। तो क्योंकि ये ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है ना अभी फ़िलहाल, तो अगर तुम बोलोगे इसको, ये सर 60 है तो ये 180 होना चाहिए, यस और नो? क्लियर है कि नहीं? यस सर। नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हालांकि इसका दूसरा प्रोसेस भी है, मैं बता दूंगा, इससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। चलो मैं दूसरा प्रोसेस से बता देता हूँ, ये थोड़ा, ये थ्योरम से अलग है, लेकिन थ्योरम के हिसाब से चले तो मुझे बताओ, एंगल बी ए क्यू की वैल्यू कितनी होगी और ए बी एस की वैल्यू 180 डिग्री, ये और ये दोनों की वैल्यू 180 डिग्री होगी कि नहीं होगी, यस और नो? बताओ हाँ जी। हाँ दिस सर। प्लस दिस की वैल्यू 180 डिग्री होगी, ठीक है।
तो मुझे बता एंगल बी ए क्यू की वैल्यू कितनी है, अभी फ़िलहाल कितनी है, 60 है, यस और नो। आपसे पूछा Yes, क्या sir. गया, ए बी सी की वैल्यू पूछी गई, आधा, इसका आधा वैल्यू पूछा गया। लेट मी चेक कि आया क्या फिगर, आ गया शायद, एक सेकंड। एक्चुअली फाइल बहुत ज़्यादा हेवी है ना ये, इसीलिए इसमें डायग्राम बनाने में बन नहीं रहा है, रुको शायद आ गया होगा। एक्चुअली सर्वर में पहले से लोड करके रखना चाहिए था इनको। एक सेकंड में फिर, गिव मी 1 मिनट। हाँ, डायग्राम थोड़ा अगर आगे पीछे हो तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये इस टाइप से बनाया हुआ है, सीधा सीधा लाइन नहीं है ये, और ये ऐसे बनाया गया है, ठीक है। और ये कितना है, 30 डिग्री, यस और नो। अब ये एंगल बाइसेक्टर है ना भाई, ए बी क्या है हमारा, ट्रांसवर्सल है, और ए सी और बी सी क्या है, एंगल बाइसेक्टर है, यस और नो। तो एंगल बाइसेक्टर है, अगर ये कौन से एंगल का बाइसेक्टर है, एंगल बी ए क्यू, यानी बी ए क्यू कौन सा था हमारा, अगर ये बी था, आई होप याद होगा आप लोगों को, ए था, ये क्या था, क्यू था, और ये क्या था, एस था, ये पी था, और ये क्या था मेरा, आर था, यस और नो, बोलो। यस सर। यस। तो मुझे बताओ, चलो मैं लिख के बताता हूँ, एंगल बी ए क्यू प्लस एंगल ए बी एस, इस दोनों की वैल्यू कितनी है, 180 डिग्री है ना भाई। हाँ सर। यहाँ से लेकर के यहाँ तक और यहाँ से लेकर के यहाँ तक इंटीरियर अपोजिट एंगल है कि नहीं, बताओ। यस, कोई दिक्कत है है। सर। तो चलो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको डिवाइड करता हूँ, सब जगह 2 2 से डिवाइड कर देता हूँ। सपोज क्या फ़र्क पड़ेगा, आधा आधा निकल जाएगा, क्योंकि हमें तो आधे एंगल की ज़रूरत पड़ेगी ना। हमें क्या पूछा था, हमें पूरे की ज़रूरत ही नहीं है, हमें जो पूछा है हम उसी की बात करेंगे ना भाई। एंगल ए बी सी की वैल्यू पूछा गया है और एंगल ए सी बी की वैल्यू पूछी गई। तो एंगल ए बी सी तुमको चाहिए तो आधी एंगल ही चाहिए ना, यहाँ तक ही चाहिए ना भाई, यस और नो। तो क्या करोगे, पूरा लेकर के आधा आधा ले लो। तो एंगल बी ए क्यू का आधा क्या होगा, ये कौन सा था, पॉइंट सी था। अब एंगल बी ए क्यू का आधा क्या होगा, एंगल बी ए सी, यस और नो। अरे बोलो ना भाई, ये वाला और ये दोनों इक्वल होगा कि नहीं होगा, एंगल बाइसेक्टर है तो, सर। सही है ना। यस सर। एंगल बी ए सी यस सर। और एंगल ए क्यू सी इक्वल होगा। अब इक्वल है तो है, लेकिन हम आधा ही कर लें तो हमें जो चाहिए वही मिल जाएगा मुझे, एंगल बी ए सी प्लस, ठीक है। एंगल ए बी एस अपॉन 2 करोगे तो आधा निकल जाएगा। आधा किसका निकलेगा बताओ, ABC। एंगल ए बी सी की वैल्यू ABC। निकल जाएगी। हमें बाहर के एंगल से क्या मतलब, जब पूछा ही नहीं है, हमसे यही पूछा है तो हम क्यों ना यही निकालें। एंगल ए बी सी इज इक्वल टू कितना होगा, 90, यस और नो, यस और नो, 90। यस सर। यस सर। तो अब मुझे आप बता दो ईमानदारी से कि एंगल बी एस सी की वैल्यू कितनी होगी, है ना, और एंगल ए बी सी की वैल्यू कितनी होगी। एक का तो दिया हुआ है, किसका भाई, बी एस सी दिया है ना भाई, यस सर। बी एस सी दिया है कितना, 30 दिया है ना, बी एस सी 30 प्लस एंगल ए बी सी इज इक्वल टू कितना, 90। तो इसका मतलब एंगल ए बी सी की वैल्यू कितनी होगी, 60 डिग्री। 60 सर। एंगल ए बी सी की वैल्यू 60 डिग्री आ गई। अब एंगल ए बी सी की वैल्यू 60 डिग्री आ गई, ये अंदर का 30 डिग्री है, 60 और 30, तो इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी सी ए प्लस एंगल बी ए सी, इसकी वैल्यू कितनी, 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। अब ए बी सी की वैल्यू पता है क्या, हाँ है 60। बी सी ए का वैल्यू पता है क्या, नहीं पता, यही पूछा गया आपसे।
अब आप इसको बी सी ए बोलो या ए सी बी बोलो, एक ही बात है। यस और नो? सेंट्रल एंगल सी है, अरे बोलो ना भाई, यस। तो मान लो इसको हाँ, एंगल सर। ए सी बी बोल देते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। प्लस बी ए सी का वैल्यू कितना आएगा, 30 डिग्री दिया हुआ है पहले से, इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ए सी बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180 और 60 प्लस 30 इज 90 माइनस 90 इक्वल टू कितना, 90 डिग्री। इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? यस और नो? तो एंगल ए सी बी की वैल्यू, एंगल ए सी बी की वैल्यू कितनी हो गई, बोलो। एंगल ए 90। सी, ये ए बी सी नहीं है, एंगल ए सी बी है ना, ए सी बी इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, एंगल ए सी बी इक्वल टू 90 डिग्री। आई होप सब लोग को क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, सर। ठीक है। यस सर। चलो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, आप लोग नोट डाउन करना, कोई दिक्कत नहीं है। इसका तो चांस मुझे मुश्किल ही लगता है, मैं पीडीएफ फाइन कर देता हूँ। चलो अगला क्वेश्चन बनाओ, ये लिखो फॉर व्हाट वैल्यूज एफ एक्स इन द फिगर, डायग्राम बनाओ गिवन बिलो। इनसे पूछिए इधर आवाज कर रहा था, कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था ना। तो भाई लिख लिया क्वेश्चन, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ एक्स इन द फिगर गिवन बिलो आर द लाइन्स p माइनस a माइनस q एंड r माइनस b माइनस s पैरेलल given that AD and BD intersect at D। ठीक है, R माइनस बी माइनस एस पैरेलल गिवन दैट AD एंड BD इंटरसेक्ट एट D। भाई कैसे बनेगा, ईमानदारी से बताओ मुझे जल्दी से। हाँ भाई, क्या करोगे इसके लिए, क्या लग रहा है, सब कुछ लगाना पड़ेगा, ट्रांसवर्सल भी दिख रहा है, यस और नो। प्रॉपर्टी भी आपको पता है, प्रॉपर्टी में आपको क्रॉसपॉन्डिंग एंगल का मीनिंग पता है ना, क्रॉसपॉन्डिंग का एंगल 1 इज इक्वल टू 5। देख लो, ये थोड़ा बता देता हूँ, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल मैं दिखा देता हूँ। वैसे तो आई होप पता तो होगा ही तुम लोगों को। अगर दो लाइन पैरेलल है, क्या है, आवाज़ आ रही है सबको? हाँ जी, यस सर। मैं बना देता हूँ एक सेकंड अच्छे से, नहीं तो फिर तुम लोग चिल्लम चिल्ली करोगे। इसको मिटा देता हूँ मैं। ये तो इतना हेवी फाइल हो गया है कि जिसका कोई लिमिट ही नहीं। देखो, दो लाइन खींचा आपने, ये कर दिया परपेंडिकुलर। क्रॉसपॉन्डिंग कौन सा होगा बताओ, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स कौन से होंगे बताइए। अगर मैंने सपोज ये 1 लिखा है, ये 2 लिखा है, ये 3 लिखा है और ये 4 लिखा है, ठीक है, 5 मान लो यही है और 6 ये है, 7 ये है और 8 ये है, तो मुझे बताओ क्रॉसपॉन्डिंग एंगल कौन सा है। ये वाला है ना, 1 और 5। 1 और 5, बस इतना बताना था मुझे। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6, यस और नो। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6, यस सर। और क्या, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8, 2 इक्वल टू 6 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है ना। एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8, यस। और कुछ, एंगल 3 इज इक्वल टू 7। 3 इक्वल टू 7, यानी 4 इक्वल टू 8 हो गया, 3 इक्वल टू 7। ये किसका एंगल हो गया, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है, यस और नो। अच्छा, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6 है ना। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5 है, ये कौन सा एंगल है, अल्टरनेट एंगल्स, यस और नो, है ना। 2 इज इक्वल Yes, टू sir. 5, 2 इक्वल टू 5 होगा, 3 इक्वल टू 5, यस और नो। हाँ जी, यस, और 4 इक्वल टू Yes, sir. 6, ठीक है। आई होप क्लियर होगा, इसको कोई दिक्कत बताने वाला ज़्यादा कुछ खास है नहीं। अल्टरनेट 4 इक्वल टू 5 हो गया और 3 इक्वल टू 5 हो गया। चलो आगे बात करते हैं।
अब मैंने आपको ये थोड़ा, मुझे लगा कि आपको बताया था कि नहीं बताया था, बट वैसे पता तो होगा ही, लेकिन मैं ये मान के चलता हूँ कि आपको फ्रेश तरीके से बता रहा हूँ, तो आप करते चलो। ये ड्रैग शायद होगा नहीं होगा, आई डोंट नो, हो रहा है। हो गया, अब कर सकते हैं अपन। मेहनत बहुत देर के बाद रंग लाई है। चलो अब आएगा उस पहाड़ के नीचे। For what values of x in the figure given below are the lines p minus a minus q? ठीक है, और या माइनस वगैरह बोलने की जरूरत नहीं है माइनस क्यों बोल रहा हूँ मैं। पी ए क्यू एंड आर बी एस आर पैरेलल, गिवन ए डी एंड बी डी इंटरसेक्ट एट डी। एक्स की वैल्यू बतानी है आपको। चलो यहाँ देख लो, हाँ भाई दिख रहा है सबको? बताओ बताओ कितना आंसर आएगा? आंसर आएगा क्या अप्रोच रहेगा बताओ, कैसे करोगे इसको? मैं बाद में हिंट भी दूंगा, सामने दिखाऊंगा तो तुम लोग चोरी कर लोगे, भरोसा नहीं है मुझे। हाँ जी, कैसे करेंगे बताओ ज़रा, क्या क्या इक्वल करने की कोशिश करोगे? एक्स निकालने के लिए क्या क्या करने का इरादा है तुम्हारा, बताओ। अरे नहीं बोलोगे, मुझे बताना पड़ेगा क्या? तो मुझे बताओ, क्या आप लोग को क्या कुछ पैरेलल दिया है? मुझे बताओ, क्या आपको ये बात बोला गया है पैरेलल दिया है कुछ? तो आप बोलोगे हाँ, पी ए क्यू पैरेलल है किसके? आर बी एस के। यस और नो? हाँ जी, यस। यस सर। तो मुझे बताओ कि अगर मुझे एंगल किसका दिया है? 30 डिग्री दिया है। किसका दिया है? 30 डिग्री। क्या हम 30 डिग्री डायरेक्ट निकाल सकते हैं, किसी के वैल्यू यूज़ कर सकते हैं? देखता हूँ यहाँ पे, अगर लिख दूँ तो मैं डायरेक्ट ही लिख दूँगा ना, लिखने लायक है कि नहीं। हाँ अब हो रहा है, इतना देर के बाद लोड हुआ ये क्वेश्चन। देखो ठीक, देखो ये हमारे पास एक लाइन में फिर से खींच देता हूँ, आप ध्यान से देना। ये P है, ये Q है, और ये क्या है? A। लिख नहीं पाएंगे क्या? बड़ा समस्या है यार। ठीक, आप खुद ही देख लो यहाँ पे, यहीं पे बता देता हूँ, टाइम वेस्ट करके क्या फ़ायदा है। मेरे पास पैरेलल क्या है? P है, C है और Q है, यानी PAQ है सॉरी, और क्या है? RBS है। यस और नो? तो अगर मैं लाइन ड्रॉ कर दूँ एक पैरेलल, सपोज यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दिया, जैसे यहाँ ड्रॉ किया हुआ है D। यस और नो? तो क्या होगा अगर मैं ड्रॉ कर देता हूँ लाइन पैरेलल? चलो यहाँ पे सीधा सीधा मैं बताते जाता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा स्लो काम कर रहा है। ये D पैरेलल कर दिया, समझ में आ रही है बात? हाँ जी, अगर हम D पैरेलल किए तो इससे क्या फ़ायदा हुआ? एंगल CDE देख रहे हो? एंगल कौन सा? यस बोलो, कौन सा एंगल? CDE और RBD, RB और कौन सा? D, ये वाला है ना, RBD। क्या ये वाला एंगल और ये एंगल हो जाएगा इक्वल? यस और नो? बोलो यस। यस सर। यस सर। अगर दोनों इक्वल हो गया, यानी 10x + 5 किसके बराबर हो जाएगा? बताओ, 10x + 5 किसके बराबर हो जाएगा? CDE। है ना, CDE के बराबर हो जाएगा। यस और नो? लेकिन CDE के अंदर भी अगर बात करें तो एक बात क्या है, CDE जो है कुछ इस तरह से है, CDA है पहले तो, 30 डिग्री भी है उसके अंदर छिपा हुआ। यस और नो? बोलो
यस सर। 30 डिग्री भी छुपा हुआ है कि नहीं है? तो आप कहोगे कि मुझे सी डी ए पता है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो लॉजिकली क्या है कि अगर मैं बाहर का एंगल निकालना चाहूँगा एंगल ई के साथ, ई डी सी जो दिया हुआ है हमारा टोटल एंगल इक्वल हो गया सी डी इक्वल हो गया किसके, आर बी डी के। तो हमने क्या किया, 10x + 5 को इक्वल कर दिया किसके, ये वाला इक्वल किसके करेंगे। अब यहाँ पे हम मान सकते हैं इसको एंगल जेड मान सकते हैं, किसको, ए डी ई को जेड मान सकते हैं, कोई दिक्कत बताओ। नो सर। ए डी ई को हम जेड मान लेंगे तो क्या होगा, जेड + 30 = 10x + 5, यस और नो, बोलो Yes, yes sir. और जेड प्लस 30 = 10x + 5, यस। तो जेड की वैल्यू क्या आएगी, 10x + 5 - 30, इसको सॉल्व करो तो क्या आएगा, 10x - 25 जेड की वैल्यू। और जेड क्या है हमारा, बताओ ज़रा, व्हाट इज जेड, ये वाला एंगल कौन सा, ADE. ए डी, यस ए डी, है ना, एंगल ए डी ई की वैल्यू हमें निकल कर आ गई। लेकिन आपसे पूछा क्या गया था, आपसे क्या पूछा गया था, एक्स की वैल्यू, यस और नो, ठीक है। अब देखो फिर से देखना, फिर से देखो, अब हम आते हैं नीचे वाले पे, काम करते हैं हम लोग, किस पे बात करेंगे, नीचे वाले पे, कैसे। अब देखो यहाँ पे पी क्यू और आर एस पैरेलल है, यस और नो। भाई मुझे बताओ, हमें रिप्लेस भी करना है ना Sir. जेड को, यस और नो, इक्वेट करना है, यस और नो। हालांकि जेड निकालेंगे नहीं भी तो भी चल जाएगा, लेकिन ठीक है निकाल के रखें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, ठीक है। तो चलो ई डी ए का वैल्यू आपको पता चल गया, ठीक है, यस और नो। अब एंगल सी ए डी की बात करते हैं, सी ए डी, देखो सी ए डी का वैल्यू कितना है, 6x - 5, यस और नो, हाँ भाई, Yes, sir. सी ए डी का वैल्यू कितना है, 6x - 5, देखता हूँ ये काम कर रहा है, पता नहीं, उम्मीद तो बहुत कम है। सी ए डी का वैल्यू क्या है, 6x - 5, एक्चुअली मैं ज़ोर से प्रेस करता हूँ ना, इसीलिए मामला गड़बड़ हो जाता है। सी ए डी की वैल्यू है 6x - 5। अब मुझे बताओ, ये देख रहे हैं ना आप, ये यस 6x - 5 है ना, लेकिन ये इक्वल किसके होगा, ये किसके इक्वल होने वाला है, सी ए डी किसके इक्वल होगा, ई डी ए के इक्वल होगा। देखो ई डी ए, जरा ध्यान से देखो तो, अरे बोलो ना, Yes, sir. होगा ना, डी ए, यस और नो, क्लियर है कि नहीं। तो किसके इक्वल हो गया, 6x - 5 जो है मेरा 10x - 25 जो हम निकाले थे जेड की वैल्यू, ये वाला, ये था ना ये वाला, राइट, होगा ना। ये दो पैरेलल लाइन है तो ये अल्टरनेट लाइन, अल्टरनेट एंगल्स होगा कि नहीं होगा, बताओ। अगर ये पैरेलल और ये ट्रांसवर्सल है तो Yes, sir. होगा ना। तो यानी हमारा 10x - 25 जो है वो 6x - 5 के बराबर हो जाएगा, बोलो सही बात है कि नहीं, बोलो। यस सर। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते, कोई दिक्कत नहीं है। 10x - 6x गया, ये मुझे मालूम ही था कुछ गड़बड़, नहीं बच गया, 6x माइनस, अब बताओ आंसर क्या आ रहा है, 6x - 25 = 6x - 5, इधर लाओ, 4x = 30, हाँ भाई 10x - 6x कितना होता है, 4x = 25 - 5 20, यस और नो। x की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई, क्लियर हुआ कि नहीं, यस और नो, यस Yes, सर। sir. ठीक है। तो मामला क्या था कि हमें x का वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना था, एक लाइन उसके पैरेलल बना देना था। जैसे हमने पैरेलल बना दिया हमारा काम हो गया। आई होप सब लोग को क्लियर होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, Yes, sir. क्लियर है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, ये वाला, इन द फिगर गिवन बिलो ए बी एंड डी ई आर पैरेलल, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी डी ई, बताओ कैसे बनाओगे। देखो अगर कोई चीज़ पैरेलल दिख रहा है ना तो ठीक है, नहीं दिख रहा है तो आप बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। कंस्ट्रक्शन होता था ना स्कूल के टाइम पे आप लोगों का, कंस्ट्रक्शन, यस, तो आप पैरेलल अगर नहीं है तो बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है।
यस सर। बताओ कैसे करेंगे इसको, कहाँ पे लाइन पैरेलल खींचने की इरादा है आपका? सर डी के बाद सी से लाइन डी के पैरेलल बनाओगे? ठीक है, हाँ सर, चलेगा, सी से। बहुत अच्छा, कोई दिक्कत नहीं। क्या फ़ायदा होगा उससे? क्या फ़ायदा होगा बोलो? फ़ायदा होगा कि नहीं होगा? चलो करके ही बता देता हूँ मैं, देखो ध्यान से देखना ज़रा, बस ये मैं थोड़ा ये क्या, ये ज़्यादा बड़ा खींच दिया, कोई बात नहीं। रुको, आप नीचे बना रहा हूँ डायग्राम, देखना भाई, ये पता नहीं चल रहा है, कुछ फास्ट चल रहा है कुछ स्लो चल रहा है। ये हमने बना दिया, ये लाइन खींच दिया, और ये लाइन ऐसा था और ऐसा था, सही है ना? ऐसा ही है। ये 25 डिग्री है, ये 55 है, यस और नो? अगर मैं इस लाइन को खींच दूँ तो ये पैरेलल इसके हो जाएगा, यस और नो? अरे बोलो ना, यस और नो? यस सर। तो अगर ये लाइन आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, आई डोंट नो। अगर मैं, ये तो ऑलरेडी से पहले से ही पैरेलल है, तो ये वाला जो है ना, ये वाला 55 वाला, जो 55 वाला एंगल है, वो ये दोनों मिलके होगा कि नहीं होगा बताओ? अगर इसको मैं ट्रांसवर्सल पकड़ के चलूँ और ये 55 है और ये लाइन खींचा हुआ है, तो क्या ये, अगर ये लाइन पैरेलल हो गया, मान लो ये पैरेलल है, तो ये और ट्रांसवर्सल ये वाला लाइन है, तो क्या ये अल्टरनेट एंगल हुआ कि नहीं हुआ बताओ? यस हुआ कि नहीं हुआ बोलो? यस सर। तो अगर ये 55 है, ये वाला मान लो, ये मानना क्या है लिखा हुआ, ये तो ए बी है और ये सी है, और ये डी था, बट हमें कोई दिक्कत नहीं, मान लो ये सी एफ है। तो आप बताओ टेक्निकली हमने क्या किया? टेक्निकली हमने ए बी पैरेलल सी एफ कर दिया, यस और नो? एंड ट्रांसवर्सल कौन है? मान लो ये जी है, कोई दिक्कत नहीं, और ट्रांसवर्सल क्या है? सी जी, समझ रहे हो कि नहीं बोलो? यस। तो अगर ए बी पैरेलल सी एफ है और ट्रांसवर्सल सी जी है मान लो, तो होगा क्या? ये जो है एंगल ए, मान लो ये पी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। एंगल ए पी सी इज इक्वल टू एंगल सी, सॉरी सी नहीं, जी सी एफ। क्या ये बात आप मानते हो, इस बात को बोलो? यस सर। मानते हो? क्यों मानते हो? क्या नाम है इसका? सर, अल्टरनेट एंगल्स। क्या है? अल्टरनेट एंगल। सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है, तो बता दो जरा ईमानदारी से। हाँ जी, अल्टरनेट है। तो अब मुझे बताओ, Yes. अगर ए पी सी तो कंप्लीट एंगल है, बट जी सी फी जी इधर लिख देता हूँ मैं, ए पी सी तो कंप्लीट एंगल है 55 डिग्री, लेकिन जी सी एफ के दो टुकड़े हैं, कौन कौन से? एक 25 वाले, और मान लो ये एक्स है, जैसा और नो, 25 प्लस एक्स, और ये कितने के बराबर? 55 के बराबर है, 55 के बराबर, यस और नो? है ना? ए पी सी 55 के बराबर है, और ये 25 है, और ये है आधा इतना, तो कितना हो गया? 55 इज इक्वल टू 25 प्लस एक्स, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 30 डिग्री। मतलब ये जो छोटा वाला है ना, ये वाला, ये कितना हो गया? 30 डिग्री, यस और नो बोलो? यस सर। लेकिन आपसे पूछा क्या है? आपसे एंगल सी डी ई पूछा है, तो सी डी का मतलब कितना होता है? ये वाला सी डी ई, ये वाला पूछा है आपसे, यस और नो? अब मुझे बताओ, अगर मैं इसको खींचता हूँ लाइन में, तो ये वाला और एक्स, क्या ये दोनों इंटीरियर अपोजिट एंगल नहीं है? सम ऑफ इंटीरियर इंटीरियर इज 180 डिग्री, यस और नो? यानी दैट इज एंगल सी डी ई प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री, सम ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। भूल गए क्या? हाँ जी, ये वाला और ये वाला, यस और नो? सही है ना? तो वही चीज़ है ना, यहाँ पे लाइन खींच दी और ट्रांसवर्सल कौन बन गया? सी डी ट्रांसवर्सल बन गया, यस और नो? तो ये वाला और ये एक्स वाला, ये दोनों मिलके 180 होगा कि नहीं होगा बताओ? यस सर। होगा। तो अब मुझे बताओ, एक्स की वैल्यू तो हमें पहले से पता है जी, और सी डी का वैल्यू हमें क्या करना है? 180 की इक्वल करना है।
तो मुझे तो साइड ई का वैल्यू कितना आएगा, वो था 150 डिग्री। यस और नो? हाँ जी, यस सर। क्लियर है। तो आपको समझ में आया क्या हुआ था कि 55 से 25 प्लस 30 निकल गया, और 30 निकला तो सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल कितना हो गया, 30 प्लस एक्स वाई इक्वल टू 180, डी का वैल्यू। तो डी का वैल्यू कितना होगा, 180 से 30 घटा देंगे, सीधा सीधा कितना होगा, 150 डिग्री। यस और नो? यस सर। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हाँ भाई, फिर से करके बताऊँ क्या, क्लियर हो गया? क्लियर है कि नहीं? यस सर। ठीक है, देखो मैं फटाक से दिखाता हूँ। ये 55 है। अब देखो मैं जल्दी से करके बताता हूँ। ये 30 हो गया और ये 30 है, तो दोनों का सम 180 होना चाहिए, तो ये 150 हो गया, ख़त्म कहानी। बोलो, अब ट्रांसवर्सल बताने की ज़रूरत नहीं है ना। ए बी और मान लो ये सी एफ है, ए बी सी एफ के लिए ट्रांसवर्सल कौन है बताओ तो। हाँ जी, ए बी और सी एफ पैरेलल है, तो ट्रांसवर्सल कौन है? बीसी। बी सी, वेरी गुड। अगर डी ई और सी एफ पैरेलल है तो ट्रांसवर्सल कौन है? सीडी। ऊपर वाले का में कौन सा एंगल बना है, ए बी और सी एफ के लिए हमने कौन सा एंगल को इक्वेट किया है? अल्टरनेट एंगल। यस। और दूसरे वाले के लिए कौन सा प्रॉपर्टी यूज किया है, बोलो? दूसरे वाले के लिए कौन सा प्रॉपर्टी यूज किया है, बोलो? अरे सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, यही यूज किया है ना जी। हाँ भाई, यस। यस सर। ठीक है, चलो आगे देखते हैं, क्वेश्चन और देखते हैं देन। अब ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी देख लो। आपको एक बात समझना होगा कि ट्रायंगल में 3 साइड होते हैं, तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, ये तो नॉर्मल बातें हैं। इम्पॉर्टेंट बात क्या है ज़रा देखो, ये मान लो ट्रायंगल ए है, ये बी है और ये क्या है, सी। तो ए के सामने वाला जो होता है ना, उसको हम साइड ए से नोट करते हैं। ये मैग्नीट्यूड है या फिर कह सकते हैं वैल्यू है, सम है। और बी के सामने वाले को हम बी लेते हैं और सी के सामने वाले को, सी एंगल के सामने वाले को क्या लेते हैं, सी। ये बात क्लियर है कि नहीं? हाँ जी। लेकिन इस प्रोसेस में हमें एक बात ध्यान रखना होगा कि सम ऑफ 2 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि सम ऑफ ए प्लस बी इज लेस देन ए प्लस बी। इट विल, सॉरी, सम ऑफ ए प्लस बी इज लेस देन सी, ऐसा नहीं होगा कभी भी। मतलब एक बात समझ में आया कि सम ऑफ 2 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। यस और नो? तो मुझे बताओ क्या होगा, b प्लस सी का क्या होगा, ग्रेटर देन ए, और c प्लस ए का क्या होगा, ग्रेटर देन बी। यस और नो? हाँ जी, यस। यस सर। तो b प्लस सी का वैल्यू जो है हमेशा a से बड़ा होगा, c प्लस ए की वैल्यू हमेशा b से बड़ी होगी, और a प्लस बी का वैल्यू हमेशा c से बड़ा होगा। तो मुझे बताओ कि एक छोटा सा एग्जांपल पूछता हूँ मैं आपसे, ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अगर 2 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल 12 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है, ठीक है, दिया है। मान लो a की वैल्यू 12 है, b की वैल्यू 7 है, तो मुझे बताइए c की वैल्यू जो है ना, क्या हो सकती है, क्या क्या हो सकती है? हाँ भाई, कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट हो सकता है? क्या c का वैल्यू 1 होगा? हो सकता है? हाँ भाई, क्या Yes, sir. c का वैल्यू 1 हो सकता है, हाँ या ना? आपसे कभी कोई एग्जाम में पूछा जाता है कि द वैल्यू ऑफ द विच ऑफ द वैल्यूज कांट बी द वैल्यू ऑफ सी। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, सी का वैल्यू 1, सी का वैल्यू 25, सी का वैल्यू 99, 21, सी की वैल्यू 31। मुझे बताओ कौन सी वैल्यू पॉसिबल है सी की? क्या ये c = 25 पॉसिबल है?
हाँ भाई, यस, नो सर। नहीं पॉसिबल, यानी सम ऑफ द टू साइड्स वी शुड ऑलवेज भी क्या क्या ग्रेटर देन द थर्ड साइड। यानी 12 + 7 अगर 19 है तो 19 इज ग्रेटर देन 1, यस, बट 19 इज नॉट ग्रेटर देन 25, तो ये हो ही नहीं सकता। 19 बड़ा नहीं है तो ये नहीं हो सकता, 19 बड़ा नहीं है तो ये नहीं हो सकता। यानी जो भी होगा आपका वैल्यू 1 से लेकर 18 तक होगा, कुछ भी चलेगा, बट 19 के बाद कोई भी वैल्यू नहीं चलेगा। और एक इंटरेस्टिंग बात और है, पता है क्या, कि थर्ड साइड जो है ना, आप बोलोगे सर सब बढ़िया बोला सर आपने, क्या थर्ड साइड इक्वल टू 19 हो सकता है क्या? हाँ भाई, हाँ सर, इक्वल टू 19 हो सकता है क्या? हो सकता है। नहीं हो सकता। समझ में आई बात? इक्वल टू 19 क्या नहीं हो सकता, इट शुड बी सर ऐसा अब ऐसा क्यों है? अभी तुम ज्योमेट्रिक फॉर्मूला डायग्राम बना के देखना, ठीक है, एंगल के हिसाब से, है ना। अभी प्रूफ किया है मैथमेटिशियन ने, अब कह रहे हैं तो मान लेते हैं उनकी बात, ठीक है। इसके पीछे वजह भी है कि अगर x में हम 7 को जोड़ें, है ना, तो वो 12 से बड़ा होना चाहिए, तो इसका मतलब x की वैल्यू 5 से बड़ी होना चाहिए। लेकिन इसका मतलब एक बात और समझ में आता है कि आप डायरेक्ट तो जोड़ देते हो, लेकिन रेंज का भी विशेष हमें ध्यान रखना पड़ता है। रेंज का मतलब क्या, जरा देखना, देखो आपसे कहा गया, मान लो a की वैल्यू है आपकी 12, b की वैल्यू 7 है, और थर्ड साइड इंटीजर है आपका, तो सम ऑफ ऑल द वैल्यूज़ ऑफ थर्ड साइड को जो जो पॉसिबल है वो दिखाना है। तो देखो आपको पता है कि अगर a की वैल्यू 12 है और b की वैल्यू क्या है 7 है, तो आपको क्या पता है कि सम ऑफ टू वैल्यूज मस्ट बी ग्रेटर देन क्या, थर्ड साइड। तो मान लो लेट थर्ड साइड हमारा क्या है, s है, क्या है s, ठीक है। तो मुझे बताओ कि हमने क्या बताया था, एंड सम ऑफ टू साइड्स, तीसरा साइड क्या है, साइड थर्ड कौन सा है, s, यस और नो। तो अब इन दोनों को जोड़ोगे तो ये तो बड़ा होना ही चाहिए, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, बोलो यस और नो। तो इन दोनों को जोड़ रहे हो तो ठीक है, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि s + 12 शुड बी ग्रेटर देन 7, यस और नो। हमने इन दोनों को भी तो जोड़ सकता हूँ मैं, इन दोनों को जोड़ करके 12 से बड़ा होना चाहिए, क्या ये पॉसिबल है या नहीं है? हाँ जी। यस सर। तो अगर मैं ऐसा करूँ तो s + 12 को छोड़ो, ग्रेटर देन क्या आएगा, s + 12 नहीं, सॉरी ये वाला तो निगेटिव हो जाए, वैल्यू निगेटिव नहीं लेना है ना मैं, तो s + 7 इज़ ग्रेटर देन 12, तो s की वैल्यू क्या आएगी, ग्रेटर देन 5, 12 - 7 होता है ना 5, यानी s की वैल्यू किससे बड़ी होनी चाहिए, 5 से बड़ी होनी चाहिए। और s से 5 बड़ा कौन होगा, 6, s से बड़ी क्या कौन सी वैल्यू होगी, 6 होगी, यस और नो। अरे बोलो, यस सर। s की वैल्यू क्या होगी, 6 होगी, ठीक है। तो एक पॉसिबल वैल्यू जो है वो 6 पॉसिबल है, हालांकि सिर्फ 6 ही पॉसिबल है ये ज़रूरी नहीं है, ये तो मिनिमम वैल्यू है, ये क्या है, मिनिमम वैल्यू। बट मैक्सिमम वैल्यू पूछ दे तो 12 + 7 कितना होता है, 19, और 19 से पहला वाला नंबर क्या है, 18, तो मिनिमम क्या हो गया, 6 हो गया, और मैक्सिमम कितना हो गया। अब देखो तुम्हें क्या चाहिए, ये तो तुमने बना दिया 5x, 5 से बड़ा तो अगला नंबर क्या, 6, लेकिन 19 से छोटा तो कौन सा पीछे वाला नंबर, 18, यस और नो। हाँ जी। यस सर। तो अब आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द सम, तो आपको निकालना है क्या, सम निकालना है। तो 6 से लेकर के 18 तक में जितनी भी वैल्यूज़ आ रही हैं इंटीजर्स की, सबका सम, तो आप कैसे निकालोगे, 6, 7, 8, 9, ये कहाँ तक जाएगा, 18 तक, यस और नो, बोलो यस, ठीक है। तो क्या है, a की वैल्यू कितनी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लगाते हैं 6, d की वैल्यू कितनी है 1, n की वैल्यू कितनी है नहीं पता मान लो, तो tn इक्वल टू कितना होता है, a + n - 1 × d। वैसे तो हाथ में ही काउंट कर सकते हो आप, लेकिन फिर भी tn किया है हमारा 18 है लास्ट टर्म, tn या tl जो लिखना चाहो, 6 + n का वैल्यू नहीं पता, 1 - 1 × d 1 है, ठीक है। तो 18 = 6 +
n माइनस वन, ठीक है। तो इसे घटा लो, 18 माइनस सिक्स कितना हो गया। मैं चाहता तो डायरेक्ट भी बोल सकता था, लेकिन मैंने जानबूझ के देखा 12 प्लस 1 13, n की वैल्यू कितनी आ गई 13। यस और नो, क्लियर है। अब लोग क्या करते हैं, ऐसे करते हैं, याद दिलाते हैं कि भाई अगर आपको टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पता करने हैं तो आप क्या कीजिए, जो लार्जर नंबर है लास्ट टर्म जो है ना, लास्ट टर्म TL और जो फर्स्ट टर्म है घटा दीजिए और प्लस 1 कर दीजिए। लेकिन मैं ऐसे करता तो याद रहता क्या आपको, हाँ जी। तो लास्ट टर्म कितना है 18, ए की वैल्यू कितनी है 6, यस और नो, याद रहे कंजिक्यूटिव नंबर्स होने चाहिए, ठीक है, प्लस 1। तो कितना 18 माइनस 6 12 प्लस 1 इक्वल टू 13। तो ऐसे भी मैं बोल सकता था, बहुत लोग बोलते हैं ऐसे, लेकिन मैं सोचा कि चलो तुमको प्रोसेस से बता देता हूँ। एन की कितनी वैल्यूज़ हो गए भाई 13, यस और नो। अब मुझे बताओ सम निकालना है, तो सम क्या होता है n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, यस और नो। n कितना है 13/2, फर्स्ट टर्म कितना है 6, लास्ट टर्म कितना है 18, गुना करो 2 9 जा 9 6 जा 54, 54 इंटू 13 कर दो। कुछ गड़बड़ हुआ क्या, तो 9 टाइम्स में फर्स्ट टर्म कितना है 6 है ना, लास्ट टर्म कितना है 18, तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म 13/2 हो गया तुम्हारा, और ये 2 9 बार में चला गया। ओके 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 ओके, फर्स्ट टर्म प्लस है ना, ये प्लस लिखना था, ठीक है। तो क्या हो गया 13/2, फर्स्ट टर्म क्या है 6 प्लस प्लस मैंने गुना कर दिया, वो गलत कर दिया, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, तो क्या हो गया 13/2 इंटू 18 प्लस 6 कितना हो 24। अब इसको गुना कर दो, 13 इंटू 12 कितना होता है जी 156, यस और नो। हाँ भाई, यस, क्लियर है, यस ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि ऑलरेडी दूसरा लेक्चर स्टार्ट हो चुका है, 2 मिनट ऑलरेडी लेट हो चुका हूँ, ठीक है। बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है, बाय। ये सिर्फ आंसर मिला है, क्वेश्चन नहीं मिले। बड़ा दुखी हो गए इस वाईफाई से, क्या ना वाईफाई चलाता है। मैंने बोला कि मुझे सिर्फ आंसर ही मिला, क्वेश्चन नहीं मिले। आंसर ही मिला, अरे बाप रे, ऐसा क्यों। मुझे नहीं पता, मुझे जो मिला ये आंसर ही है ना। मुझे जो मिला मैंने ऐसा टाइम वेस्ट हो गया, मैंने लिखे जाते, मुझे वेट करने का टाइम।
हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? अच्छा हूँ सर। क्या बात है, कॉपी पेस्ट हो रहा है यहाँ पे हैं डायलॉग्स की, कॉपी पेस्ट चल रहा है यहाँ पे हैं, बढ़िया है। बहुत कुछ नहीं सर, बहुत कुछ चल रहा है। हाँ मैं आ गया हूँ सर यहाँ NSCI में। एलएस, NSCI वर्ली में है ना, अच्छा स्टेडियम। अच्छा अच्छा अच्छा। मुझे कोरोना हो गया है सर। सर्दी खांसी बुखार बोलो, कोरोना ना बोलो, निगेटिव फीलिंग आएगी नहीं तो। बता दिया सर यहाँ लाके। कुछ लोग को शौक भी होता है कि स्कूल नहीं जाना पड़ो तो बुखार बुखार, भगवान मुझे बुखार दे दो, मुझे स्कूल नहीं जाना है, तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं। बट तुम काफ़ी को अजीब अलग टाइप के स्टूडेंट हो कि हॉस्पिटल में भी लेक्चर अटेंड कर रहे हो। देखो सर, आप लोग को मैं दिखा रहा हूँ ये भगवान, बड़ा कमाल का सीन है भाई तुम्हारे साथ तो। और तुम इंसल्ट कर रहे हो कोरोना का, हैं? हाँ सर। कोरोना का इंसल्ट कर रहे हो तो ईगो हर्ट हो जाएगा, बता रहा हूँ। बाप रे, बड़ा समस्या है भाई। डबर च्यवनप्राश खाया करो भाई, जिसका मामला खराब है। नमस्कार सर। सर टेलीग्राम में कुछ तो हुआ है। हाँ, टेलीग्राम में वो सब ठीक कर दिया मैंने। ऐसे बहुत सारे लोग हैं हमारे, कुछ कलीग्स हैं जो राकेश यादव जी हैं, वो लोग बोलते रहते हैं। बहुत सारे हैं जो लोग बोलते रहते हैं, अनवांटेड सब्सटेंस होते हैं, कभी कभी दूसरे कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले भी होते हैं, हाँ सर। तो उससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है ना। तो लोग बोलने वाले बोलते ही रहते हैं, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। जिसको बोलना है वो तो बोलेंगे, जिसको पढ़ना होता है तो पढ़ेंगे, जिसको नहीं पढ़ना है वो नहीं पढ़ेंगे, क्या फ़र्क पड़ता है। 125 करोड़ लोग में, 125 करोड़ लोग में कंपटीशन है कहाँ। सिर्फ 20-25 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, बाकी 124 करोड़ 75 लाख लोग फॉर्म नहीं भरते हैं। तो ये तो अच्छी बात है ना, आप लोग कितने लक्की हो। देखो 124 करोड़ लोग तो फॉर्म ही नहीं भर रहे, तो कंपटीशन है ही नहीं। यही आप चाइना में जाएंगे तो 10 वैकेंसी के लिए कम से कम 1000 स्टूडेंट आ जाते हैं। सिर्फ नॉर्मल प्राइवेट जॉब की बात कर रहा हूँ मैं। मेरे एक मामा जी हैं, वो चाइना से किए हैं, वो क्या बोलते हैं, ये MBBS किए हैं, तो बोलते हैं कि तुम लोग तो बहुत लक्की हो हैं, यहाँ तो कंपटीशन ही नहीं है। कंपटीशन देखना है तो चाइना आके देखो। हम बोले इस जन्म में तो अब मुश्किल है कि चाइना आके देखेंगे। ठीक है भाई, ये खटर पिटर कौन कर रहा है, हाँ सर। भजन कीर्तन कौन कर रहा है, गलत बात, म्यूट करो भाई। मैं तब तक अपलोड कर रहा हूँ फाइल को, फाइल बहुत हेवी हो गया है। मुझे जो मिला मैंने वो थी, मुझे बोलिए मत मारो। ठीक है? देखिए सब आंसर ही है ना। ठीक है ठीक है। अरे मुझे जो मिला मैं पढ़ पढ़ के उसके बाद में मुझे बताया। तो आप लोगों ने परसेंटेज टॉपिक स्टार्ट, परसेंटेज टॉपिक जो है के क्वेश्चंस किए थे, यस और नो। हाँ भाई बोलो, किया था या नहीं किया था, बोलो यस। हाँ सर, कर रहे हैं। कर रहे हैं, तो आज नया टॉपिक स्टार्ट करें, प्रॉफिट एंड लॉस। हाँ सर। ठीक है, मैं आप लोग फाइल भेज देता हूँ। वैसे भी आखिरी के कोई क्वेश्चंस अगर रह गए हों तो आपको चिंता करने की बात नहीं है, वो मैंने मॉर्निंग वाले बैच में करा दिया है। तो उसका वीडियो जब अपलोड होगा तो आपकी जितने भी जो भी PDF में क्वेश्चन है, उस सारे क्वेश्चन मैं स्क्रीन भी शेयर कर दूँ क्या। तो अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझेगा टेलीग्राम ग्रुप में पोस्ट कर देगा। अरे जब पूरा वीडियो ही सारे क्वेश्चन को सॉल्व करके अपलोड कर रहा हूँ तो फिर टेंशन नहीं, किस। वैसे नहीं सर, कोई कोई क्वेश्चन है ना, फर्स्ट डे मैं गूगल पे कुछ ढूंढ के अगर कर रही हूँ तो वहाँ पे अगर कोई अगर मुझे क्वेश्चन मिला जो नहीं समझ रहा है तो वो मैं हाँ कर देना, अगर टाइम होगा तो देख लूँगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि अगर टाइम मिल जाता तो कर देंगे, कोई इशू नहीं है।
और नहीं मिलता है तो बात अलग है, लेकिन कोशिश करेंगे कि टाइम मिल जाए। टेलीग्राम ग्रुप में तो क्या है कि मैंने एडमिन का वो राइट्स ले लिया है पूरा का पूरा, क्योंकि कुछ अनवांटेड लोग ना फालतू बातें करते रहते हैं। सर इग्नोर करने का वही तो समझना चाहिए, क्योंकि वो जैसे मैं पब्लिक बनाता हूँ ना, उसको पब्लिक जैसे ही बनाता हूँ मैं, ठीक है, वो सारे बच्चे कुछ से कुछ करने लग जाते हैं। सर आ गए, सर नहीं आए, सर ये आए, सर वो आए, 50 तरह का सवाल जवाब, है ना, तो वो चीज़ हो जाता है। बट फिर भी कुछ होगा तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, देख लूँगा मैं, कोई दिक्कत नहीं, है ना। ओके सर। ठीक, एक सेकेंड मैं शेयर कर देता हूँ आप लोगों को। 6:30 बैच। तो जो भी क्वेश्चन अभी हम कर रहे हैं प्रॉफिट लॉस के, उसके बाद जो क्वेश्चन आएंगे, जितने भी क्वेश्चन हैं इसके अंदर, आई थिंक मोर देन 100 क्वेश्चन होगा इसके अंदर, वो सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं। समझ में आ रही है बात? यस और नो? जी सारे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं, है ना, और नहीं करेंगे प्रैक्टिस तो फिर नहीं हो पाएगा मामला, ठीक है, क्योंकि अभी सिर्फ लेवल 1 चल रहा है, फिर लेवल 2 में स्टार्ट नहीं किया हूँ अभी, लेकिन अभी जो मैं भेज रहा हूँ उसमें लेवल 1 भी है, लेवल 2 भी है पीडीएफ में, फिर लेवल 3 भी आएगा। जैसे मेंस क्लियर करेंगे आप, प्री क्लियर करेंगे, तो लेवल 2 भी स्टार्ट। स्क्रीन दिख रहा है क्या आपको? बोलिए। एक सेकेंड। तो कोट अच्छा रखा है। क्या रखा हुआ है? रिमेम्बर व्हाई यू स्टार्टेड। हाँ, रिमेंबर वाई यू स्टार्टेड, ये अच्छा कोट है, ये मुझे अच्छा भी लगा है, अच्छा कोट है ये। लेकिन तुम्हें समझ में आ गया, मैं तो ऐसा कर्सिव में रखा था कि किसी को समझ में ना आए, लेकिन बच्चे लोग इंटेलिजेंट हैं, समझ जाते हैं भाई। कुछ लोग को कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्या है नहीं। चलो, ये मैंने इसको पेस्ट कर दिया। अच्छा, मुझे बताओ कि व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म प्रॉफिट एंड लॉस। चलिए, प्रॉफिट आप बताएंगे, तब तक मैं आपको थोड़ा ब्रीफ कर देता हूँ कि प्रॉफिट हो या लॉस हो, तो मुझे बताइए, किसी आदमी की सैलरी पे कोई काम कर रहा है तो क्या उसको कोई प्रॉफिट या लॉस की बात होगी उसके अंदर? नहीं सर। किसके अंदर किसकी बात होगी? प्रॉफिट और लॉस किसके अंदर की बात होगी, किसकी बात होगी? सबको खरीदा या बेचा गया, उसमें जो ऊपर कमाई हुई एक्स्ट्रा, दैट इज योर प्रॉफिट। जो जितने में खरीदा उससे कम में बेचा तो उतना अमाउंट इज योर लॉस। और और अगर मतलब 20 रुपया में कुछ इन्वेस्टमेंट किया, 18 रुपया लॉस हुआ तो 2 रुपया लॉस, उसको लॉस कहते हैं। अच्छा, और क्या क्या जानकारी जानते हो, और अपने ज्ञान को बांटो लोगों के बीच में। प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट, लॉस मतलब लॉस। वाह, ये तो डिक्शनरी में भी कहीं नहीं लिखा है, लेकिन तुमने बता दिया तो बहुत बहुत आभार, खूब खूब आभार। और कोई कुछ कहना चाहता है? हाँ भाई, और कुछ कहना चाहोगे? हाँ सर, समझो मैं आर्किटेक्ट इंजीनियर हूँ, तो मैं एक बिल्डिंग बना रहा हूँ। अब बिल्डिंग में मुझे पूरे 1 करोड़ रुपए लगे बनाने में, और मैं 1 करोड़ बना दिया, फिर मैं पूरा उसको लास्ट में बेच के 80 लाख में बेच दिया, तो मेरा 20 लाख लॉस हो गया। और अगर मैं उसको में बेच दिया तो मेरा 1 करोड़ प्रॉफिट हो गया। ठीक है, ये तो बेसिक बातें थी, इसके अलावा कुछ नया? एंड इन्वेस्टमेंट भी है। कुछ नया चीज़ बताओ। इन्वेस्टमेंट ये तो सब बच्चे जानते हैं, इसके अलावा कुछ नया कुछ बताना चाहो तो वो बताओ फिर। सर, बिजनेस में मार्जिन से ज़्यादा इनकम हो रही है तो प्रॉफिट, मार्जिन से लेस हो रहा है तो लॉस। अच्छा, ये भी नॉर्मल बातें हैं। और कोई कुछ कहना चाहेगा? नहीं सर। बस हो गया, सरेंडर कर दिए।
हाँ भाई। आपन तेज समारोह आपई। अरे बाप रे, तुम तो सरेंडर कर दिए भाई। ठीक है, इसमें कोई इतना निराश होने की क्या बात है, सही बोले हो, खुद पे भरोसा रखो। क्या नाम? तीनों लो। अभी लगा और कुछ बताओगे आप। वी आर ऑलवेज ईगर टू लिसन यू, तो सुन रहे थे हम, आप क्या और क्या बताओगे। सिंपली नाम की कोई स्टूडेंट है क्या? उसके मम्मी पापा ढूंढ रहे हैं उनको। अरे कौन? स्कूल में ऐसे ही होता था ना कि उठा के लेके जाते थे कि पापा आए हैं तुम्हारे मिलने के लिए। है क्या कोई सिंपली नाम की स्टूडेंट? झूठ मूठ का उठा लेते थे सर। क्यों, मम्मी पापा को याद नहीं आती थी क्या? नहीं सर। ठीक है। चलो, झूठ मूठ का उठा लेते थे। चलो, अच्छी बात है। अब मैं देख रहा हूँ ये अपलोड हो जाए थोड़ा, क्योंकि अभी भी कुछ नालायक होंगे ऑन द वे होंगे कि अब हम लेक्चर पैदल चल के आ रहे। अब हम लेक्चर अटेंड करने वाले हैं। देखिए सर, बोलो। मैं एक्चुअली दो लेक्चर में हूँ, तो कभी यस सर बोलूंगा, कभी यस मैम बोलूंगा। मैम क्यों? भाई दो एक साथ कैसे अटेंड कर रहे हैं? नहीं, वो रात में सपने आते हैं उसको, तुम उस पर सीरियस मत लो, कुछ भी बोल देते कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि मैडम कैसे किसी को बोलते, क्योंकि वो मैडम पढ़ाती ही नहीं है ऑनलाइन, तो फिर नहीं यहाँ पे नहीं, दूसरा लेक्चर में, दूसरा। ओके ओके। अच्छा, गलती से निकल जाए तो माफ़ी चाहिए आपको। कि अगर चलते चलते मेरी मैडम निकल जाए, यस मैडम, तो सर एडवांस में मांग रहा है माफी। हाँ हाँ, वही लग रहा है मुझे तो। वो एक कान में दूसरा एयरफोन का लीड लगाया होगा, एक कान में आपका। अच्छा, ऐसा यस ऐसे ही है। ऐसा ही है। वाह। तो मैंने सुना था कि भाई दो नाव पे वो क्या बोलते हैं, पाँव एक रखने। म्यान में दो तलवार। नहीं नहीं, म्यान में दो तलवार तो नहीं रह सकता, लेकिन दो नाव पे पैर रखने पे लोग गिर जाते हैं, डूब जाते हैं, ऐसे सुना था धुंधला धुंधला बचपन में मैंने। धुंधला धुंधला सुना था। चलो स्टार्ट करें। अब आई होप कि कोई आतंकवादी अब नहीं आने वाला है। ऑलरेडी आ हम सकते हैं सर बिना पासपोर्ट का। सिंपली नाम की स्टूडेंट है कोई यहाँ पे? अनिरुद्ध। नहीं सर, रहेगा तो भी नहीं बोलेगा, बोलोगे मम्मी पापा बुला रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बताओ भाई, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ तो दिख नहीं रहा है मुझे सिंपली नाम की कोई स्टूडेंट। हाँ सर। उसको वापस बोलिए ज्वाइन करने के लिए, लिंक भेजिए उनको। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो, पहले कॉन्सेप्ट को समझना। वैसे तो आप लोग काफ़ी चीज़ जानते हो, इतना चीज़ जानते हो कि सवाल ही नहीं उठता कि कोई क्वेश्चन आपसे छूट जाए, है ना। देखिए, ध्यान से देखिएगा। देखिए, सबसे पहली बात क्या होती है कि कोई भी प्रोडक्ट हम प्रोड्यूस करते हैं ना, कोई प्रोडक्ट हम प्रोड्यूस करते हैं, तो पहले मैं इसको वो भी सोच रहा हूँ आपको लगा दूँ। प्रोड्यूस करते हैं, तो प्रोड्यूस करने के लिए मुझे क्या लगता है, किसी चीज़ को प्रोड्यूस करते हैं तो हमें क्या लगता है, रॉ मटेरियल लगता है। यस और नो? हाँ जी, यस और नो? यस सर। बात क्लियर है। किसी भी प्रोडक्ट को हम प्रोड्यूस करते हैं तो मुझे क्या लगता है, रॉ मटेरियल लगता है। जनरली ये फैक्ट्री की बात कर सकते हो आप, इंडस्ट्री की बात कर सकते हो, वो बात हो जाती है ना। रॉ मटेरियल, एक सेकेंड, ठीक है। रॉ मटेरियल लगता है और इसका कुछ कॉस्ट होता है। यस और नो? क्या होता है, कॉस्ट होता है। ये जो रॉ मटेरियल लगा ना, जिसको हम बोलते हैं बनाने में खर्च करना, किसी चीज़ को प्रोड्यूस करने में खर्च लगा, इसको हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। क्या बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस। अब आप लोग तो बोल देते हो कि किसी की चीज़ को मैंने कितने में ख़रीदा वो कॉस्ट प्राइस होता है, बट लॉजिकली जब आपने किसी से ख़रीदा तो उसको भी बनाना पड़ा होगा ना रॉ मटेरियल का यूज़ करके। यस और नो? हाँ जी, यस और नो बोलो। यस सर। अब क्या होता है, जब आपने किसी चीज़ को बनाया वो होता है कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। क्या होता है, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। तो ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस इज व्हाट, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। यस और नो? इसके बीच में बहुत सारे लोग होंगे कि आपने खरीदा तो आपके लिए वो कॉस्ट प्राइस पड़ा, बट ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस इज व्हाट, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। यस और नो? हालांकि इस टर्म में हम लोग सर्विसेज की भी बात करते हैं, बट हम कहीं ना कहीं जब हम कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस की बात करते हैं, किसी चीज़ को हमने खरीदा या बेचा, वो किससे रिलेटेड बात होती है, प्रोडक्ट रिलेटेड बात होती है ना। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं।
ठीक है, क्लियर है। तो हम बात कर रहे हैं किसकी, टॉपिक कौन सा नाम है हमारा, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, तो देखिए किसी चीज़ को हमने कितने में बनाया वो हमारा कॉस्ट प्राइस हो गया। अब हम इसको दूसरा टर्म भी बोलते हैं कि हमने किसी से खरीदा, राइट। द प्रोडक्ट एट विच ए प्रोडक्ट, द प्राइस एट विच ए प्रोडक्ट इज परचेज्ड और बॉट इज कॉल्ड कॉस्ट प्राइस। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, अब क्या होता है कि अगर हमने कोई चीज़ को खरीद लिया है या बना लिया है तो अब इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। क्या होता है, इस पर लेबर काम कर रहे होते हैं, है ना, लेबर काम कर रहे होते हैं, फिर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट होता है, यस और नो, होता है कि नहीं, बोलो। यस, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट होता है। फिर उसके बाद क्या होता है, गवर्नमेंट के टैक्सेस होते हैं, जीएसटी हो गया। ये सारी चीज़ें होने के बावजूद भी क्या होता है, फिर रिटेलर हो गया, होलसेलर हो गया, स्टॉकिस्ट हो गया, ये सब मिला जुला करके सबको कुछ देना पड़ता है, यस और नो। अब जब एंड प्रोडक्ट कंज्यूमर के पास ये पहुंचता है, कंज्यूमर के पास पहुंचता है, तो अगर इसका कॉस्ट प्राइस 100 रुपये था तो मान लो कि 2 रुपये लेबर, 2 रुपये पर प्रोडक्ट प्राइस पार्ट पकड़ के चलते हैं। मान लो कॉस्ट प्राइस पूरे टोटल का मान लो कितना था, 20,000 रुपये था, या 20,000 रहने दो। अब मान लो कि उसमें से 1,000 रुपये लेबर को चला गया, या पर प्रोडक्ट वाइज बात कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट को चला गया 3,000 रुपया, जीएसटी चला गया 1,000 रुपया, फिर रिटेलर को गया, फिर स्टॉकिस्ट को चला गया, सब मिला जुला करके ये कितना, लगभग 30,000 रुपये में सेल हुआ। कितने में सेल हुआ, 30,000 में ये सेल हुआ। यानी कंज्यूमर ने खरीदा कितने में, जो कंज्यूम करने वाला रॉ मटेरियल को है ना, वो कितने में खरीदा, 30,000 में, यस और नो। तो अब मुझे बताइए कि इसके बीच में बहुत सारे कॉस्ट आए, यस और नो, हाँ जी। लेकिन जब हम मैथमेटिक्स की बात कर रहे होते हैं तो हम इन चीज़ों को नेगलेक्ट करके चलते हैं कि ये सब चीज़ों को हम इग्नोर कर देते हैं। लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि कुछ प्रोडक्ट था, उसको उसने रिवैम्प किया, कुछ नए पार्ट पुर्जे लगाए, उस पर खर्च किया और फिर बाद में बेचा, ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं। तो यानी द प्राइस एट विच एनी प्रोडक्ट इज परचेस्ड और प्रोड्यूस्ड इज कॉल्ड कॉस्ट प्राइस, एंड द प्राइस एट विच इट इज सोल्ड इज कॉल्ड सेलिंग प्राइस। ठीक है, और द कंज्यूमर परचेजेस इट फ्रॉम द सेलर, राइट। तो एक बात समझ में आएगा कि कॉस्ट प्राइस इज ऑलवेज फॉर, कॉस्ट प्राइस इज ऑलवेज फॉर किसको, सेलर। सेलर, सेलर के लिए होगा या कंज्यूमर के लिए होगा, क्लियर करो, बोलो। कॉस्ट प्राइस किसके लिए होगा, सेलर के लिए, यस और नो, तो के लिए आएगा ना, सेलर के लिए आएगा ना। क्यों, क्योंकि उसने कितने में खरीदा, अब वो कंज्यूमर को बेचेगा एक्स्ट्रा पैसा लगा करके। तो एक बात समझ में आया कि सेलर के लिए जो है ना वो कॉस्ट प्राइस हो जाता है। हालांकि आप ही कोई, मान लो आपने एक मोबाइल खरीदा 15,000 में, ठीक है, और आपने ही अपने फ्रेंड को बेच दिया 20,000 में, तो आप कौन हो, कंज्यूमर हो या सेलर हो, सेलर हो। मतलब एक बात हमें समझ में आया कि जो कहीं ना कहीं कॉस्ट प्राइस की बात होगी ना, देखो ये मैं आपको बता रहा हूँ प्री लेवल पे भी मेंस लेवल पे, कभी कभी आपको पता ही नहीं चलता है कि कंज्यूमर ने एक फिक्स्ड प्राइस रख दिया, अब सॉरी सेलर ने रख दिया, तो सेलर है कौन, सेलर के लिए वो प्राइस क्या होगा, क्या वो कॉस्ट प्राइस होगा या सेलिंग प्राइस होगा। एक बार एग्जाम में पूछ दिया था सीजीएल मेंस के, तो बच्चा समझ में नहीं आया कि अरे सेलर क्या होता है, ये कॉस्ट प्राइस रखे या सेलिंग प्राइस रखे। लोग तो ये सोच रहे थे सेलिंग प्राइस ही होगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ठीक है, अभी हम लोग फिलहाल ये मानेंगे कि सेलर जो है एक प्राइस फिक्स करता है सेल करने के लिए, यस और नो। लेकिन कुछ परचेज करता है तो कॉस्ट प्राइस, यानी इफ ए सेलर परचेजेज एनीथिंग इट इज कॉल्ड कॉस्ट प्राइस, एंड इफ द सेलर सेल्स एनीथिंग इट इज कॉल्ड सेल प्राइस या फिर सेलिंग प्राइस, यस और नो, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, हाँ जी, ठीक है, हाँ जी। चलिए ये बात तो हम पहले पहचान करने में लगा दिए कि कॉस्ट प्राइस किसको बोलते हैं और सेलिंग प्राइस किसके लिए होता है, ठीक है। किसको बोलते हैं वो तो आपको अच्छे से पता है। एक सेकेंड, देखो ध्यान से देखते हैं, एक एक करके जरा समझते हैं। कॉस्ट प्राइस, प्राइस एट विच एनी प्रोडक्ट इज क्या, एनी प्रोडक्ट इज क्या, बोलो, इज बॉट, ठीक है। एसपी मतलब
इसको क्या बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस, है ना, कॉस्ट प्राइस। दूसरा क्या है हमारा, सेलिंग प्राइस। एसपी